नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, नई संसद का उद्घाटन होने जा रहा है और अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काफी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है अभी से इस बारे में। बात सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति जी को इसका उद्घाटन करना चाहिए। बात यह है कि संविधान को धता बताकर और हर चीज के अंदर अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करना ही शायद मोदी जी की कला है। वो न केवल हमारे संविधान का उपहास करते हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का उपहास करते हैं। वो उनमें जो पढ़े लिखे लोग, जो ज्ञानी हैं, उनका उपहास करते हैं। हर वो चीज जो उनको लगता है कि उनको नंबर 2 पे धकेल दे, वो उसका उपहास करते हैं। जिस पार्लियामेंट का उद्घाटन वो करने जा रहे हैं, अगर हम संविधान के आर्टिकल 79 को देखें, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कल मेरे प्रोग्राम में शायद साहू जी ने बताया था उसको, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इट कॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, हु इज द नंबर 1 नागरिक ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया। प्रथम नागरिक जिसको कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन। जब वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था कुछ वर्ष पहले, तो वो वॉर मेमोरियल किसके अंडर में आता है? ये आर्म फोर्सेस का है, देश के शहीदों का मेमोरियल है। देश की आर्म फोर्सेस का मुखिया कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। अब एक सवाल यहां उठता है, क्या देश के राष्ट्रपति इतने कमजोर हो गए हैं कि वो यही व्यक्त न कर पाए कि वो देश के नागरिक नंबर 1 हैं? ये पहला प्रश्न है। क्या देश के राष्ट्रपतियों को महामहिम है, हेड ऑफ स्टेट हैं, क्या वो इतना भी नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री जी, इस पर आपका अधिकार नहीं है, इस पर मेरा अधिकार है, आई एम द हेड ऑफ स्टेट हियर? लेकिन ना तो रामनाथ कोविंद ये शक्ति जुटा पाए और ना ही द्रौपदी मुर्मू जी ये शक्ति जुटा पाई अब तक। और द्रौपदी मुर्मू जी तो गुजरात में जाके ये कहती हैं कि भारतवासी तो गुजरात का नमक खाते हैं। तो ऐसा लगा जैसे यहां पर शायद एक महामहिम नहीं बोल रहे हैं, एक राजनीतिज्ञ बोल रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा, अपने पद, उसकी जो एक तरह से जो अपेक्षाएं उससे, उसको तो मेंटेन करें। और अगर वो असर्ट करना चाहें तो ऐसी कोई हस्ती नहीं हिंदुस्तान में जो उनको रोक दे। हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी देखा है, हमने डॉक्टर राधा कृष्णन को भी देखा है, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देखा है, हमने डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी देखा है, और हमने ज्ञानी जैल सिंह को भी देखा है, जिन्होंने कहा था कि मैडम मुझसे कहें तो मैं झाड़ू भी लगाने को तैयार हूं। हमारे पास ऐसे भी लोग हुए हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि महामहिम की पद की महिमा या गरिमा, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी क्या भारत के नागरिकों की है? क्या उनकी स्वयं की नहीं है कि वह असर्ट करें? अब लेकिन आज की परिस्थितियों में मोदी ही संविधान है, मोदी ही राष्ट्र अध्यक्ष हैं, मोदी ही फर्स्ट सिटीजन है। यानी कि मोदी इज इंडिया, इंडिया मोदी। जब बाकी कोई बोलता ही नहीं, कोई आपत्ति भी नहीं करता है, तो फिर क्या कहा जाए इसके अंदर? जब भारत के महामहिम भी चुप रहते हैं और ये नहीं कहते कि मैं प्रथम नागरिक हूं इस देश का, ये मेरा अधिकार है और ये कानूनन अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जब राष्ट्रपति भी नहीं बोलेंगे, इतना भी नहीं बोलेंगे, तो फिर तो नेचुरल है कि आपको फिर मुझे नहीं लगता कि इस किसी भी प्रोग्राम के अंदर उनको इवन इनवाइट भी किया जाएगा। जब उनके यहाँ अपॉइंटमेंट, जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा था, जब राष्ट्रपति किसी से मिलती है तो उस अपॉइंटमेंट को भी अगर पीएमओ अप्रूव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या देश के अंदर राष्ट्रपति का पद होना चाहिए? क्या इसकी आवश्यकता है? क्योंकि अगर पार्लियामेंट ने पास कर दिया कानून, तो राष्ट्रपति अगर नहीं भी साइन करे तो क्या फर्क पड़ता है? साइन तो उनको करना ही है। तो आप ये समझ लीजिए कि साइन हो गए। ये परिस्थितियां जो आज हमारे सामने हैं,
जहां पे मोदी ही संविधान है, मोदी ही राष्ट्र अध्यक्ष है और कोई नहीं, यानी कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, ये सिचुएशन परेशान करने वाली है। वो फिर बरुआ साहब का स्टेटमेंट दिमाग में आता है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन आज की परिस्थितियां शायद उन परिस्थितियों से भी ज्यादा बदतर है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अनिल जैन जी। जैन सर, स्वागत है आपका। बिलाल सर, पहले आपके पास ही आते हैं, एक दो और मेहमान है वो भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। ये स्थितियां बड़ी सफोकेटिंग हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी मनमानियों पर उतरा हुआ है और सामने दूसरे व्यक्ति उस मनमानियों को हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं। ये तो संविधान नहीं हुआ ना, ये तो बाबा साहब का भी अपमान है, 140 करोड़ का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, दलितों का अपमान है। ये तो भारत में हर किसी का अपमान है सर। हमारे तो संस्कार ऐसे नहीं थे बिलाल साहब। वोरा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने इसमें दो चीजों का जिक्र किया, देवकांत बरुआ का, जो मेरे को इतिहास में जाने के लिए मजबूर करता है, खासतौर से उन इमरजेंसी की परिस्थितियों से पहले। मैं बात करना चाहूंगा 1969 की, कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब की डेथ हुई, तो देश के अंदर एक मांग उठी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, कि कौन नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। तो उस समय इंदिरा गांधी पार्टी लाइन से हटकर वीवी गिरी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस समय मेरे को याद है एस निजिंगलिप्पा हुआ करते थे, जो नीलम संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कैंडिडेट बना चुके थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने अपने मोटिव में एक सक्सेस हासिल कर ली और वीवी गिरी प्रेसिडेंट बन गए देश के, तो उस समय इंदिरा गांधी और निजिंगलिप्पा के बीच में पॉलिटिकल रिफ्ट हुआ। निजिंगलिप्पा का यह कहना था कि आपने पार्टी डिसिप्लिन का उल्लंघन किया है, और उन्होंने उस समय ये एक आरोप लगाया था कि वो पार्टी के अंदर किसी भी तरह के पर्सनैलिटी कल्ट के खिलाफ हैं। और ये पर्सनैलिटी कल्ट की जो संज्ञा दी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को अप्रोक्ष रूप से संबोधित करते हुए कही थी। दरअसल पर्सनैलिटी कल्ट को भी समझने की जरूरत है। उर्दू में वोरा साहब इसके लिए बहुत खूबसूरत एक लफ्ज है, शख्सियत पसंदी, और हिंदी में इसे कहते हैं व्यक्ति पूजा। तो ये इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, पॉलिटिकल टेम्परामेंट का एक पार्ट होता है। जब इंसान अपने आप को लोकतंत्र के अंदर एक हीरो के मानने प्रोजेक्ट करता है, तो वो एक पर्सनैलिटी कल्ट से जुड़ जाता है। इंदिरा गांधी ने जब 71 की जो उपलब्धि है बांग्लादेश की, ईस्ट बांग्लादेश की, उसमें इंदिरा गांधी का जो रोल सामने आया, साथ ही साथ इंदिरा गांधी को उस समय दुर्गा से नवाजा गया, दुर्गा की संज्ञा से नवाजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा की संज्ञा से नवाजा। एमएफ हुसैन ने भी उनको कुछ इसी तरह प्रेस किया था। इमरजेंसी के बाद 75 में इमरजेंसी लगी, और 76 में देवकांत बरुआ ने, जैसे आपने जिक्र किया कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा की संज्ञा से नवाजा। तो मैंने इसलिए इसका एक परिप्रेक्ष्य रखा, क्योंकि आपने इस फ्रेम में बात की है, तो बेहतर है कि इसको एक बैकग्राउंड से उठाया जाए इस इशू को। और पर्सनैलिटी कल्ट जो आज इंदिरा गांधी के तो बेसिकली फेदर इन अ कैप में एक बांग्लादेश जैसी उपलब्धि थी, लेकिन मोदी जी के साथ ऐसी कौन सी उपलब्धि है? मोदी जी के साथ तो 2002 का दंगा है, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह से जब एक सवाल किया गया था कि आप मोदी जी की उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं, तो बोले कि मैं सिर्फ उनको इसी तरह याद करता हूं कि उनके मेरे जो मेमोरीज में 2002 का दंगा है, वही मेरे लिए मेमोरीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
तो पर्सनैलिटी कल्ट जो है लोकतंत्र में अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसका एक रिफ्लेक्शन मैंने आपके सामने एक पास्ट में रखा। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीति के भगवान कहे जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, इन शब्दों से उन्हें नवाजा जाता है। और जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण सामने रखे कि कोई भी चीज हो, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए मौजूद होते हैं। जहां तक पार्लियामेंट की परिभाषा का सवाल है, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, राज्यसभा इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, तो ये डेफिनेशन होती है, अपने आप में परिभाषा होती है संसद की। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट की भूमिका आपने जैसे कहा, तो वो कहां गायब हो जाती है? तो ये सवाल भी काफी रेलिवेंट है, काफी प्रासंगिक है कि आखिर क्या वजूहात है देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स चेक होते हैं। सतपाल मलिक जी ने जब किसानों के आंदोलन के संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से बात करनी चाहिए और ये बताया कि इन कृषि बिलों पर इतने ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं और इतने 1.5 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, तो ये कोट अनकोट सतपाल मलिक जी का मैं कर रहा हूं कि मोदी जी का ये बयान था कि क्या सतपाल मेरी वजह से मर गए, क्या मैं जिम्मेदार हूं? तो ये वो फीलिंग है प्रधानमंत्री की जो सामने आती है और ये बताता है कि वो अपनी शख्सियत से कितना प्यार करते हैं। जब किसी फंक्शन में साथ चलते हैं तो अपने साथ चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनको भी साइड लाइन कर देते हैं, किसी को फ्रेम में नहीं आने देते। तो ये शख्सियत पसंदी की निशानी है और जिसको एक पर्सनैलिटी कल्ट से भी हम कह के संबोधित करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के अंदर यकीनन मोदी जी ने 2 चुनाव बड़े महत्वपूर्ण जीते और पूर्ण बहुमत के साथ जीते। लेकिन जिस तरह से मौजूदा समय में उनके नेतृत्व में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि दी गई और एक टकराव की राजनीति की गई, वो देश के लिए चिंता का विषय है। जब आपको दूसरे को पीड़ा देके खुशी मिलने लगे, तो ये यकीनन लोकतंत्र में किसी भी एक बुद्धिजीवी, किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के माथे पर लकीरें जरूर पैदा कर देता है। मौजूदा समय में जो प्रेसिडेंट का जो पोजीशन होती है, कहा यह जाता है कि सरकारें राष्ट्रपति के प्लेजर से चलती हैं। तो आज वो प्लेजर हमें देखने को क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है कि आज राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट्स चेक होते हैं? राष्ट्रपति कोई पॉलिटिकल पोजीशन तो है नहीं कि आप उनके अपॉइंटमेंट्स चेक कर लें। राष्ट्रपति का अपना एक गौरव होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, संविधान के सर्वोच्च पद पे आसीन होता है और देश की गरिमा होता है। तो क्या मौजूदा समय में राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा को भी साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही? ये बहुत सारे सवाल जिसको आपने अपने डिबेट में भी उठाए और जिनको मैं उसको रिलेट करते हुए अपनी बात रख भी रहा हूं। तो ये यकीनन एक चिंता का विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है, खासतौर से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि हम इस तरह की मर्यादाओं को, मान्यताओं को किस तरह से कायम करें ताकि राष्ट्रपति जैसे पद की गरिमा भी बनी रहे, प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र में एक लोकतंत्र के मंदिर, खासतौर से पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और जो एक चुनी हुई पार्टी के प्रतिनिधित्व होते हैं, उनको इस चीज को ख्याल रखना चाहिए कि देश के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है और उसकी जो मर्यादाएं हैं, उसके तिलांजलि ना दी जाए।